निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल निरमा एक फार्मा कंपनी बनाना चाहती है। यह कहानी शुरू होती है 1969 में, जब निरमा कंपनी बनी थी। यदि आप साल 1919 के दशक के हैं तो निरमा शब्द सुनकर आपको तुरंत यह याद आया होगा। निरमा, निरमा, सबकी पसंद निरमा। इसका विज्ञापन हर जगह थे। जब तक वे नहीं थे विज्ञापन गायब हो गए। कंपनी कंपटीशन में टिक नहीं सकी और ब्रांड धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन अब फिर से यह न्यूज में, इसलिए नहीं कि यह वॉशिंग पाउडर बिजनेस में नई जान फूंक रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस एलटीडी एक लिस्टेड एंटिटी को खरीदने की कोशिश कर रही है। यह बात सही है कि निरमा एक फार्मा कंपनी बनाना चाहती है, और यह समझने के लिए कि आखिर यह हो क्या रहा है, हमें जाना होगा आज से 53 साल पीछे 1917 में। उस समय बाजार में कपड़े धोने के साबुन की टिकिया आती थी। वह अफोर्डेबल और हैंडी थे। हालांकि एकमात्र समस्या यह थी कि उनमें मौजूद केमिकल स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं थे। यह अपघर्षक था। फिर हिंदुस्तान लीवर, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ पैकेट आए, जिन्होंने बाजार में तूफान ला दिया। पाउडर बिल्कुल बेहतर था, लेकिन यह महंगा था। उन दिनों एक पैकेट की कीमत 10 से 15 रुपए होती थी, और इसने इसे कई घरों के पहुंच से दूर रखा। तभी गुजराती केमिस्ट करसन भाई पटेल ने चीजों को बदलने का फैसला किया। वह एक फॉस्फेट दाग हटाने वाला डिटर्जेंट बनाना चाहते थे, जिसे वास्तव में सभी इंडियन खरीद सकें। उनका एकमात्र टारगेट प्रोडक्शन की कॉस्ट को बेहद कम करना था। इसलिए उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया और जल्द ही उनके प्रयास रंग लाए। यह डिटर्जेंट सिर्फ 3 रुपए में बनाने और बेचने के एवज था। इसलिए उन्होंने इस इंटरप्राइजेज का नाम अपनी दिवंगत बेटी निरमा के नाम पर रखा और डिटर्जेंट के मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने साइकिल से घर घर जाकर इसका प्रचार किया करते थे। एक बार डिमांड बढ़ने पर उन्होंने 1 महीने के लिए सप्लाई रोककर आर्टिफिशियल कमी पैदा कर दी। वह चाहते थे कि लोग यह विश्वास करें कि हर कोई निरमा चाहता है, और फिर उन्होंने जनता तक पहुंचने के लिए एक आइकॉनिक एड को टीवी पर चलाया। वॉशिंग पाउडर निरमा ने देश में तहलका मचा दिया और जल्द ही 60% मार्केट हिस्सेदारी हासिल कर ली। लेकिन HUL चुप नहीं बैठी थी। यह ऑपरेशन स्टिंग निरमा के विकास को रोकने की स्ट्रेटेजी के साथ पूरी ताकत से सामने आया और 1998 में कम लागत वाला डिटर्जेंट व्हील लॉन्च किया। इसकी सफलता देखकर अन्य राइवल भी इसमें कूद पड़े। डिटर्जेंट युद्ध शुरू हो गए थे, और चूंकि निरमा का पूरा ध्यान लागत पर था, इसलिए उसने अपने रॉ मटेरियल की कीमत को कंट्रोल करने का डिसीजन लिया। इसकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए यह क्लासिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन था, और इसने कास्टिक सोडा और सोडा एश के निर्माण में कदम रखा। ये साबुन और डिटर्जेंट के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन अन्य इंडस्ट्री को भी इनकी आवश्यकता थी, जैसे कांच निर्माण और धातु। इसका डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया था। हालांकि अंदर से यह अभी भी एक FMCG कंपनी थी जो साबुन, टूथपेस्ट और नमक बनाती थी। निरमा अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहती थी, और 2000 के दशक के बीच में इसने 2 इंडस्ट्री पर ध्यान केंद्रित किया जो उम्मीद से ऐसे ही करेंगे। पहला था सीमेंट, क्योंकि कंपनी वैसे भी सोडा एश बनाती है और इससे पैदा होने वाले कचरे का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा करसन भाई पटेल के बेटे हिरेन पटेल केमिकल इंजीनियर की डिग्री और MBA के साथ भारत वापस आए थे। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह बिल्कुल सही कंबाइनेशन था। इसलिए 2005 में निरमा ने अनाउंस किया कि वह सीमेंट में मूल्य युद्ध छेड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे डिटर्जेंट के साथ किया गया था। लेकिन कंपनी में कुछ कानूनी अड़चनें थीं। लगभग 1 दशक बाद तक सीमेंट बिजनेस वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाया। खैर, शायद यह सरकार की ओर से बड़ा बेसिक स्ट्रक्चरल इंसेंटिव था, लेकिन निरमा यह बड़े पैमाने पर पैठ बना रहा था, और साल 2016 में इसने दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर में से एक लाफार्ज के इंडियन बिजनेस को खरीदने के लिए 9000 करोड़ का चौंका देने वाला पेमेंट किया। फिर 2020 में यह इमामी के सीमेंट बिजनेस के पीछे भी चला गया, और इन बिजनेस के अधिग्रहण के कारण यह देश की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता बन गई। इसने इस डिवीजन को नुवोको विस्टा कहा, और कुछ साल पहले एक सीमेंट IPO भी लॉन्च किया था, और कुछ ऐसा ही उसके दूसरे दाव फार्मा के साथ भी चल रहा है। हाँ, अगर निरमा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का अधिग्रहण करती है तो यह उसका पहला फार्मा रोडियो नहीं होगा। और यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह करसन भाई पटेल के व्हीकल्स में सही था। वह एक केमिकलिस्ट थे। याद है 2004 में इसने कोर हेल्थ केयर नाम की एक बीमार कंपनी पर दाव लगाया जो IV तरल पदार्थ बनाती थी।
निरमा ने सोचा कि वो अपनी कम कीमत की स्ट्रेटेजी से एक बार फिर खेल को इंटरप्टेड कर सकता है, लेकिन बाद में निरमा को जल्द ही पता चला कि फार्मा का खेल कंज्यूमर वस्तुओं से बहुत अलग है। कीमत ही एकमात्र फैक्टर नहीं है जो कस्टमर को आपकी ओर आने के लिए इंस्पायर्ड करती है, इसमें क्वालिटी फैक्टर भी है। अन्य छोटे फार्मा खिलाड़ी कोर की कीमतों की बराबरी करने में सक्षम थे और निरमा चीजों को बदल नहीं सका, जिससे बिग फार्मा का डोमिनेटेड कायम रहा। इस बीच इसने फार्मा डिवीजन को अलग कर दिया, इसे नया नाम दिया एक्यूलाइट हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट उपकरण बेचना शुरू कर दिया। तो अब आप कह सकते हैं कि फार्मा निरमा के डीएनए में चलता है और हाल ही में सीमेंट में मिल रही सफलता के साथ शायद इसने फार्मा में भी 2 गुना करने का फैसला किया है। और ये अचानक से नहीं आ रहा है, पिछले साल ऐसी अफवाहें थी कि निरमा की नजर मनीष फार्मास्यूटिकल को खरीदने पर है। कुछ महीने पहले ही उसने कॉन्टैक्ट लेंस सफाई समाधान और आई ड्रॉप बनाने वाली कंपनी स्टेरिकॉन फार्मा का अधिग्रहण किया था और अब ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को खरीदने की खबर आ रही है। लेकिन ग्लेनमार्क क्यों? क्योंकि ग्लेनमार्क ने सक्रिय फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट क्षेत्र एपीआई में अपने लिए काफी नाम कमाया। इन्हें अपनी दवाई के लिए रॉ मटेरियल के रूप में सोचे, जैसे पैरासीटामोल जो क्रोसिन या डोलो में जाता है। ग्लेनमार्क लाइफ कई दवाओं के लिए एपीआई बनाती है। एक का उपयोग हार्ट डाइजीज, दर्द प्रबंधन और डायबिटीज के लिए किया जाता है। अब बात यह आती है कि भारत आईपीआई के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। हम अपनी जरूरतों को 70 से 80% इम्पोर्ट चाइना से करते हैं और सरकार उस समीकरण को बदलने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि घरेलू फार्मा एपीआई गेम में पूरी तरह से शामिल हो जाए। यह निर्माताओं को भी इंसेंटिव दे रहा है और अगर निरमा को ग्लेनमार्क के एपीआई कारोबार पर हाथ मिलता है तो यह इवेंचुअली अपनी फार्मा एम्बिशन को रियल कर सकता है। यह इन प्रोत्साहनों को रोकने और दवाओं की कीमतों में कमी लाने में भी सक्षम हो सकता है और एक इकोनॉमिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का उसका पूरा सपना पूरा हो सकता है। तो यह निरमा की कहानी वॉशिंग पाउडर ब्रांड से लेकर सीमेंट की दिग्गज कंपनी तक। एंड 2010 में निरमा ने इंडियन मार्केट से अपने स्टॉक को डिलिस्ट करने का निर्णय लिया। शायद वो अपनी शेयर होल्डर इंटरवेस्टन इन डाइवर्सिफिकेशन प्लान नहीं चाहता था, लेकिन जैसी स्थिति है अब उसका सीमेंट बिजनेस इनलिस्टेड हो गया है और अगर यह ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज खरीदता है तो इसमें सूचीबद्ध फार्मा हिस्सेदारी भी हो सकती है।